नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कल भी मैंने वीडियो डाला था, आपको न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि बीपीएससी को लेकर अभी भी पटना में आंदोलन चल रहा है। पीके जो हैं वो आंदोलन को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव जी ने भी आज चक्का जाम का ऐलान किया था, ट्रेन रोको, बस रोको, हड़ताल वगैरह का, उसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है। 100% पॉलिटिकल हो गया है आंदोलन। जो भी है, अगर इससे री एग्ज़ाम निकलता है तो अच्छा ही होगा, और अगर नहीं निकलता है तो आप पढ़ने पर ध्यान भी रखिएगा। कल जिन का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। 4 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मत छोड़िएगा आंदोलन और इन सब के चक्कर में। आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। कैंसिल हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं कैंसिल हुआ तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम तो देंगे। सालों का मेहनत है आपका, एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पटना में होगा एग्ज़ाम, अपना अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करके एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आज का हेडलाइन क्या है ज़रा देखते हैं। एक तो टेस्ट को लेकर है, टेस्ट क्रिकेट जो चल रहा है, बड़ा ही बुरा लगता है। इतना बुरा कंडीशन देख के, टेस्ट में हमारा कभी नहीं हुआ था। एक अनपॉपुलर सा मैं चीज़ बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे टेस्ट कैप्टनसी और टेस्ट टीम हमारी ना विराट कोहली की कैप्टनशिप में रही थी। शानदार टेस्ट टीम थी हमारी, और हमने बहुत सारा उस समय प्राइज़ वगैरह भी जीता था। खैर कोई बात नहीं, अब क्रिकेट का तो हम लोग कवर नहीं करते हैं। क्या न्यूज़ होगा आज मैं बताऊँगा ही, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनते चलिएगा। उमर अब्दुल्ला जी हैं जो जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि पीएम एश्योर्ड स्टेटहुड फॉर जेके, और इन्होंने बोला कि सेंटर को हम ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि आप स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का के कुछ हिस्सों का निलंबन किया गया तो कुछ चीज़ों को क्रम वाइज से आप एक क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो समझ सकते हैं। जैसे 5 अगस्त 2019 ईस्वी को इसका क्या हुआ, तो भाई आर्टिकल 370 के कुछ हिस्सों को निरस्त कर दिया गया, और उसके बाद से अभी इसी साल इलेक्शन हुआ 2024 ईस्वी में, और जम्मू कश्मीर में यूटी विधानसभा का गठन किया गया है। यूटी विधानसभा, ठीक है। सरकार का, भारत सरकार का क्या है, यूटी है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधानसभा है। कितने ऐसे देश में विधानसभा हैं जो यूटी है, तो एक है दिल्ली आपका, एक हो गया जेके, और एक पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी जिसको कहा जाता है। ये 3 जगह है जो यूटी है, लेकिन फिर भी इनके पास में अपना असेंबली है। अब अगला स्टेप जो होगा ये जम्मू कश्मीर को लेकर ये है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जब भी दिया जाए, लेकिन दिया जरूर जाएगा। इतना पहले से ही पता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जरूर ही मिलेगा। जैसे बाकी भारत के राज्य हैं उसी प्रकार से इसको भी दर्जा मिलेगा। और इससे पहले क्या इसके पास स्टेटस था, तो इसके पास अपना संविधान था। भारत के राज्य में, भारत संघ में जब ये शामिल हुआ था तो कुछ विशेष चीज़ों के साथ शामिल हुआ था। इसके पास अपना संविधान था, अपना फ्लैग था। भारत सरकार की संचार, कानून व्यवस्था और रक्षा को छोड़कर बाकी जो नियम कानून बनते थे भारत की संसद के द्वारा, वो इस राज्य में डायरेक्टली लागू नहीं होते थे। यहाँ की संसद, जो यहाँ की जो विधानसभा थी, जब तक वो अप्रूव नहीं करती तब तक लागू नहीं होता था। इसी को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, रियासत इसको नाम देते थे। तो रियासत को उड़ा दिया गया 5 अगस्त 2019 को। बिल्कुल सही फैसला था। अब इसको पूर्ण राज्य का भी दर्जा आने वाले समय में दिया जाएगा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, ये आप उपयोग करते हैं एग्जाम में और आंसर राइटिंग में। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, जो भारत का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसमें क्या है, इसमें राज्यों को कम शक्तियां दी गई हैं, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो सामान्य बहुमत से 50% +1 बहुमत से किसी भी राज्य के 2 भाग में बांट सकती है, किसी भी 2 राज्य को जोड़ सकती है, किसी भी राज्य के लिए नाम परिवर्तन कर सकती है। तो ये विशेष शक्तियां संविधान के तहत में किसको दिया गया है, तो भारत सरकार को, केंद्र सरकार को दिया गया है, संसद को दिया गया। अगर सही शब्द का उपयोग करें तो संसद को दिया गया है। संसद सामान्य बहुमत से राज्यों को विभाजित कर सकती है, राज्यों को जोड़ तोड़ सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है राज्यों के साथ। इसलिए क्या नाम दिया जाता है, अगर उत्तर राइटिंग हम लोग देखेंगे तो अविभाज्य
अविभाज्य संघ के तहत विभाज्य राज्य होते हैं। विभाज्य यानी कि राज्यों को बांटा जा सकता है टुकड़ों में, लेकिन संघ से अलग नहीं हो सकते हैं राज्य। यानी कि कोई राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि हम आज से भारत के हिस्सा नहीं है। ये अमेरिका और भारत में ये समानता है, अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में केंद्र से ज़्यादा राज्यों की शक्तियां हैं। केंद्र के पास में अमेरिका में कम शक्तियां हैं, यूएस की गवर्नमेंट के पास में कम शक्तियां हैं। राज्यों के पास अपने अपने कानून नियम कायदे होते हैं, सभी राज्यों के नियम कानून अलग हो सकते हैं। नागरिकता भी द्वैध है अमेरिका में, कंपेयर करके पढ़ना होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। उसके अलावा और क्या है, तो एक और बड़ा न्यूज़ है कि भाई जो भारत के केरल राज्य के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार का गवर्नर बनाया गया है, और जो बिहार के गवर्नर थे उनको केरल का गवर्नर बनाया गया है। ऐसे ही अमित शाह मोदी जी बैठे हुए थे, मन नहीं लग रहा था उनका, कुछ तो करते हैं, तो उन्होंने बोला चलो गवर्नर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो केरल को उठा के उन्होंने बिहार का बना दिया और बिहार के गवर्नर को उन्होंने केरल का गवर्नर बना दिया है। तो विश्वनाथ आर्लेकर महोदय जो बिहार के गवर्नर थे वो केरल के गवर्नर बने हैं। इनसे जुड़े हुए आर्टिकल और कार्यों को हम लोग जरा पढ़ेंगे। रिवीजन बार बार पढ़ना, इससे समझ डेवलप होगी आप लोगों को। तो राज्यपाल को आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने इंजेक्टेबल हाइड्रोजन बनाया है, जिससे कैंसर जैसी चीज़ों का इलाज में मदद मिलेगा, और ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा परिवर्तनकारी सिद्ध होगा और बहुत ही प्रतिष्ठा की चीज़ है। आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्टों ने ये चीज़ बनाया है, तो उसको भी जरा देखेंगे। चलिए शुरू करते एक एक करके। राज्यपाल को तो हम लोग पढ़ेंगे ही। एक चीज़ और है, अपना आंसर राइटिंग को लेकर भी ग्रुप चल रहा है। एक में जीएस का चल रहा है और एक में एनसीईआरटी का, और एक निबंध के लिए। निबंध तो तीनों में ही मिलता है, लेकिन ओनली निबंध को कई सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो केवल निबंध लिखना चाहते हैं, उनका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होता है, तो वो भी ये जुड़ सकते हैं। जुड़ना हो तो बताइएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक रहते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा और ऐड हो सकते हैं। यूट्यूब से भी ज्वाइन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको मैं ऐड कर दूंगा। एस्पिरेंट ज्वाइन कीजिएगा अगर यूट्यूब से करना हो तो। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 ये पूछ सकता है। पीसीएस बीपीएससी का तो अब जो लेवल आ गया 70 बीपीएससी के बाद से, उसमें ये भी पूछ सकता है आपसे। आर्टिकल 153 है राज्यपाल से जुड़ा हुआ। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे इससे पहले आनंदीबेन पटेल थी शायद, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा हूँ तो, नाम बड़ा भूल जाता हूँ मैं, वो यूपी और एमपी की कुछ दिनों के लिए एक साथ राज्यपाल बनी थी। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में दे देता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा हो सकता है, संभावना है, ऐसा हो सकता है, बनाया भी गया है कई सारे लोगों को। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछ सकता है सबसे बर्बाद सवाल यही कि संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, पीएम के द्वारा किया जाता है, या फिर गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। सबसे घटिया सवाल अगर ये पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। कौन कौन सा है? वह मंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य, राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। केंद्र सरकार का एजेंट होता है डायरेक्टली, जो राज्य के ऊपर में कंट्रोल हासिल करता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं राज्यपाल महोदय, वो मानना ही पड़ेगा उनको। अनुच्छेद 157, 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। कौन से में? 157 और 158 में बताया गया कि राज्यपाल कौन कौन होगा। शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं होता है किसी भी संवैधानिक पद के लिए, आपको पता होना चाहिए। आयु होगा, पागल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही क्या बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम आयु ना हो। 35 वर्ष से ज़्यादा होगा तभी हो सकता है राज्यपाल, कोई 35 वर्ष से कम आयु के नहीं हो सकते। भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के सदन या राज्य विधायिका अगर सदस्य हैं वो, तो उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ता है। लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद से जुड़ा हुआ 2 सवाल इस बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया था और दोनों सवाल आर्टिकल ही पूछा गया था। आर्टिकल पूछा गया था। यूपीएससी पीवाईक्यू अगर आपने किया होगा तो लाभ का पद के बारे में मैंने पढ़ाया था उस समय। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति भी प्राप्त है। कुछ विवेकाधीन
शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद गठन किए जाने का प्रावधान आर्टिकल 163 में किया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जरा समझिएगा, प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं। जो प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है ऑलमोस्ट वही गवर्नर का भी फंक्शन होता है। प्रेसिडेंट को कुछ शक्तियां ज़्यादा प्राप्त हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की जो भी शक्तियां हैं ना, वो संविधान में वर्णित हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो संविधान में वर्णित हैं। प्रेसिडेंट को बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं बौद्धिक स्तर पर, मतलब विवेकाधीन शक्तियां बहुत कम है। जैसे दो पार्टी है, दोनों ने इलेक्शन लड़ा, 100 सीट दोनों को मिला, तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की होती है विवेकाधीन शक्ति, को किसको सरकार बुलाने के लिए बुलाती है। ये विवेकाधीन शक्ति दोनों की होती है, लेकिन बाकी चीज़ों में विवेकाधीन शक्ति गवर्नर की ज़्यादा होती है। गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियाँ प्रेसिडेंट के कंपेयर में ज़्यादा होती है। वहीं पर क्षमादान करने की जो शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट की ज़्यादा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति हैं वो सैन्य कानून जो है, अगर किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है सैन्य अदालत में, तो उसको भी क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं होती है। ठीक है, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री, केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, कंपेयर करके पढ़िएगा, दोनों को एक ही जैसे पद हैं, बस दोनों के कुछ कार्य ही अलग हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वहीं पर प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। पॉलिटी इसी प्रकार से पढ़ा जाता है भाइयों बहनों। जैसे अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा तो आपका राज्यपाल हो गया, आपने केंद्र का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री पढ़ा तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है राज्य का मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। 2-4 चीज़ें अलग हैं। जैसे अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो ऑलमोस्ट हाई कोर्ट की सारी शक्तियाँ वही हैं, आर्टिकल 226 में बस अलग है। और कुछ इसके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ अलग हैं, जैसे राज्य से जुड़े हुए विवाद वगैरह को सॉल्व करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव वगैरह, ये सुप्रीम कोर्ट का अलग होता है। तो पॉलिटी लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं, पढ़िए, कंपेयर कीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कम पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत में उनको ये शक्तियां दी गई हैं। ये देखिए, यही है न्यूज। केरल के बिहार आ गए, बिहार के केरल चले गए। वही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को मैंने बताया आपको पहले ही कि उनका मन नहीं लग रहा था, बैठे हुए थे कि क्या किया जाए न्यू ईयर के दिन, तो चलो एक काम करते हैं, दोनों लोगों को, केरल को बिहार वाला, बिहार को केरल में जरा भेजते हैं। तो वही किया इन लोगों ने। खैर, इसके पीछे कोई कारण होगा, आगे देखते हैं क्या है। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है? कल मैंने आपको समझाया था कि एयर इंडिया पहली ऐसी कंपनी बनी है जो डोमेस्टिक एयरलाइन में क्या देने जा रही है, तो ये वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। डोमेस्टिक एयरलाइन में आप इंटरनेट चला सकेंगे। तो ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इंटरनेट चलाने से दरअसल होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्यों आपको बोला जाता है कि टेक ऑफ करते समय और लैंड करते समय अपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखिए। क्यों? क्योंकि एक तो उस समय विमान जो है वो ज़मीन सतह के करीब होता है, तो वहाँ पर आपके मोबाइल में नेटवर्क आ सकता है। पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा, आपके मोबाइल में नेटवर्क आने से जो फ्लाइट में बैठे हुए पायलट हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं किससे, तो जो बेस स्टेशन होता है जहाँ पर लैंड करना है उनको, या जहाँ से टेक ऑफ कर पा रहे हैं, वहाँ का जो स्टेशन है उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके सिग्नल में क्या होता है, उनके सिग्नल में डिस्टॉर्शन होता है, जिससे वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा किस रनवे पर विमान को उतारना है, किस दिशा से उतारना है, खाली है कि नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि विमान के संचार में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसीलिए अभी वर्तमान फ्लाइट में आपको फ्लाइट मोड करने के लिए फ़ोन को बोला जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें बोला गया है कि आप क्या करेंगे तो आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसमें भी देखिए क्या कहा गया, इसमें भी टेक ऑफ और लैंड करते समय आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जब विमान ऊपर हवा में पहुंच जाएगा, 3000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी आवाज़, वीडियो, डेटा सेवाओं तक पहुँच प्रदान करेगी और उसी के दौरान ये चीज़ होगा। लैंड करते समय और टेक ऑफ करते समय इसमें ही मनाही होगी। अभी तक तो ये न्यूज़ में नहीं बताया, लेकिन होगा ही, जितना मैं जानता हूँ। देखिए जरा इसको समझते हैं क्या है, किस तरह से काम करेगा, कौन सी तकनीक इसके पीछे, उसको भी जरा समझेंगे हम लोग।
भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले विमानों के लिए इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को मई 2018 में दूरसंचार विभाग द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसने इसको मंजूरी 2018 के जून महीने में ही दे दी थी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अमेरिका और ब्रिटेन में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनमें कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। भारत में भी अब ये चीज़ें उपलब्ध होंगी। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी कैसे काम करता है ये आपसे साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है आपसे, और उसके अलावा कहाँ पर पूछ सकता है तो पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है। यह इंटरनेट और मोबाइल संचार के लिए ऑनबोर्ड एंटीना के साथ उपग्रहों पर भी निर्भर करता है। ऑनबोर्ड एंटीना यानी कि इसके लिए हार्डवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। सामान्य तौर पर जैसा मैंने देखा है ग्राफिक्स वगैरह में, अगर ये विमान है तो विमान के पीछे वाले हिस्से में अलग से आपको हार्डवेयर एंटीना जिसको कहते हैं एंटीना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस एंटीना की मदद से फिर फ्लाइट में कनेक्टिविटी की जा सकेगी इंटरनेट और वाईफाई की। ओके, ऑनबोर्ड एंटीना यहाँ सिग्नल जमीन पर स्थित निकटतम टावर से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि यदि विमान किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा हो जहाँ कोई टावर न हो, जैसे ही कोई बड़ा जलाशय, तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद कनेक्शन एक समस्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए समुद्र के ऊपर से विमान गुजर रही है, समुद्र के ऊपर से विमान, अब समुद्र में तो जगह जगह मोबाइल टावर नहीं बनाए गए हैं, तो इस विमान को इस टावर से ही कनेक्शन मिलता है। तो अगर नीचे टावर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर विमान में इंटरनेट आपका नहीं चलेगा, आप रील नहीं देख पाएंगे वहाँ पर, है ना। उपग्रह के माध्यम से यह उसी प्रकार काम करते हैं सैटेलाइट टीवी सिग्नल प्रसारित होते हैं। इसलिए विमान में लगा रडार जो विमान के एंटीना से जुड़ता है डेटा को व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंचाता है। इसके बाद सिग्नल को उपग्रहों के माध्यम से ग्राउंड स्टेशन तक प्रेषित किया जाता है और डेटा खपत की गणना के लिए बिलिंग सर्वर पर पुनः निर्देशित किया जाता है। अंततः सिग्नल को वर्ल्ड वाइड वेब पर भेज दिया जाता है www पर, और उससे क्या होता है इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। ऑनबोर्ड वाईफाई, दूरसंचार आयोग ने विमान में इंटरनेट सेवाओं को अनुमति दे दी है, लेकिन दूरसंचार ऑपरेटरों ने कहा कि यह तभी उपलब्ध होगा जब डिवाइस का उपयोग केवल फ्लाइट मोड पर किया जाएगा। केवल फ्लाइट मोड पर उपयोग करेंगे तभी जाके ये चीज़ काम करेगा आपका। इसलिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग अभी तक केवल ऑनबोर्ड वाईफाई के माध्यम से ही किया जा सकता है, और लागत भी इसका वन टाइम का लागत होगा, एक बार का कॉस्ट होगा। एयरलाइन कंपनियां टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और टैरिफ भी इससे तय होगा। हो सकता है कि 100 रुपये के वाईफाई के लिए आपको 1000 रुपये टिकट पर ज़्यादा देना पड़ जाए। वैश्विक स्तर पर उपग्रह कनेक्टिविटी की उच्च लागत को देखते हुए विमान में उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं के लिए अन्यथा उपलब्ध सेवाओं की तुलना में अधिक शुल्क लिया जाता है। एयरलाइन के उपकरण को लगाने में उच्च लागत उठानी पड़ती है, इसलिए इसकी लागत ज़्यादा हो सकती है। मोबाइल संचार सेवाओं के बारे में क्या है, उड़ानों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को सुचारू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन एयरलाइन ने मोबाइल संचार को वास्तविक बनाने में अभी समय लगेगा। एयरलाइन जो होते हैं उसमें आप मोबाइल उपयोग नहीं कर पाते, वहाँ से बैठकर बातचीत नहीं कर पाते, हालांकि सिग्नल ही नहीं रहता है। जब आप ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिलेगा आपको, या तो बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको सिग्नल लैंड करते समय, या टेक ऑफ के समय आपको थोड़ी बहुत सिग्नल मिल सकती है। ट्राई ने सिफारिश की है कि ब्रॉडबैंड और एमसीए दोनों को भारतीय हवाई क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए। कई हितधारकों ने हस्तक्षेप, रोमिंग व स्पेक्ट्रम उपयोग जैसे मुद्दों के साथ एक जटिल नियामक ढांचे का हवाला देते हुए यात्रियों को एमसीए प्रदान करने पर चिंता बताई है कि भाई मोबाइल संचार आप क्यों दे रहे हैं फ्लाइट में कुछ देर के लिए। कुछ देर डोमेस्टिक फ़्लाइट कितने देर का होता है, 4 घंटे 5 घंटे का मैक्सिमम होगा, जो बिल्कुल पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत जाती होगी, या जम्मू कश्मीर से उड़कर और तमिलनाडु जाती होगी, उनका भी 4-5 घंटे का होगा मैक्सिमम होगा। तो उतने देर भी हम इंसान मोबाइलों के बिना नहीं रह सकते हैं। खैर चलिए, तो ये पूरा आपको मैंने समझाया है, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला न्यूज़ है कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये दुनिया में औद्योगिक जिसको इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोलते हैं, औद्योगिक आपदा में दुनिया में सबसे बड़ा आपदा रहा है ये। चेरनोबिल के बाद अगर नाम है किसी का तो भोपाल गैस त्रासदी का नाम बता सकते हैं, जिसमें 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है जो बनाती थी वहाँ पर, और बिल्कुल सिटी के बीच में इसको बनाया गया था। एक वेब सीरीज है, मास्टर वेब सीरीज का नाम भी बताता है आपको, द रेलवे मैन, नेटफ्लिक्स पर है, आप देखिएगा उसको, काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। तो उसी यूनियन कार्बाइड के जो बाकी बचे हुए जहरीले वहाँ पर कचरे थे, जो जहरीले कचरे थे वो अभी भी भोपाल शहर के बीचों बीच में 40 साल से रखे हुए थे, उनको अब हटाया गया है वहाँ से, इसलिए न्यूज़ में आ गया है।
दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती औद्योगिक आपदा में प्रथम स्थान इसका आता है। गैस लीक कर गया था, जहरीली गैस, जिसको क्या का नाम दिया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। ये लीक हो गया था, गैस रिसाव हो गया था। इस गैस की खासियत ये भी थी कि ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर उठ के चलती थी, इसलिए ऐसे लोग जो बिल्कुल ज़मीन पर सोए हुए थे वो तो बच गए, लेकिन बाकी जो लोग थे जो ऊपर के घरों में रहते थे या उन सभी की मृत्यु हो गई थी। आस पड़ोस के इलाकों में बहुत ही भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी कई सारे लोग आज भी उस चीज़ से प्रभावित हैं और मृत्यु हो गई, बहुत सारे विकलांग हो गए, बहुत सारे जीवन भर के लिए अपंगता आ गई उनमें। तो ये सब चीज़ें देखी गई इसमें। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बस इस गैस का नाम ध्यान में रखिएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और आपको सबसे अचंभा इस चीज़ से होगा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी में किसी को भी सज़ा नहीं हुआ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप वो वेब सीरीज़ देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि कंपनी कितनी बड़ी जानबूझ के यहाँ पर कुप्रबंधन था, डिसमैनेजमेंट था, बिल्कुल ही ख़राब तरीके से मैनेज कर रहे थे। जिसको बहुत ही सेंसिटिव और अच्छे तरीके से रखना चाहिए था, वो मिसमैनेजमेंट का शिकार होकर लोगों की जान चली गई। किसी को भी सज़ा नहीं हुआ इसमें। कंपनी के जो मालिक थे उनको अच्छे से प्राइवेट प्लेन में बिठाकर भारत से बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय इसको लेकर कानून मौजूद नहीं था भारत में। सोचिए जरा, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इंजेक्टेबल हाइड्रोजन फॉर ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर सहित और भी जो अलग अलग कैंसर के थेरेपी होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जा सकेगा। और न्यूज़पेपर में क्या दिया है जरा वो देखिए। न्यूज़पेपर में बड़ा ही सुंदर सा एक शब्द लिखा है इन्होंने, और वो क्या है तो आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि भाई टारगेटेड ड्रग जो है हम पहुंचा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे पर्टिकुलर जिस एरिया को हमें टारगेट करना है वहीं पर ड्रग पहुंचेगा और उसका ट्रीटमेंट आसानी से संभव हो पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजेल जो होता है, मैं बार बार हाइड्रोजन बोल रहा था, हाइड्रोजेल जो होता है टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर इसको डेवलप किया गया है। हाइड्रोजेल ट्रिगर ए कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज डायरेक्टली इनटू ए ट्यूमर। जो ट्यूमर होता है कैंसर का, उसमें ये कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल का मतलब हमें जितना देना है ड्रग उसको रिलीज करता रहेगा। और उसको रिलीज करने से क्या होगा, पर्टिकुलर उस जगह का जितना हमें अमाउंट में ड्रग देना है, दवाई देना है, उतना ही रिलीज होगा और ट्यूमर का इलाज संभव हो पाएगा। ट्यूमर का मतलब कैंसर वही होता है, जगह जगह पर ट्यूमर ही कैंसर का रूप हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई और कैंसर हो, उसके थेरेपी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल कहा जाता है, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया था शुरुआत में, हाइड्रोजेल इसको कहा जाता है। ये आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को बनाया है और इसको अलग से ध्यान रख सकते हैं आप लोग। कुछ लोगों के नाम भी हैं यहाँ पर जिनका नाम आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किनका नाम है तो ज़रा देखिए यहाँ पर। डॉली चाय वाला से फुर्सत मिला आज के जनरेशन को तब तो। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ ऋत्विक कुशवाहा है, आईआईटी गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है। कुलदीप जना है और सत्यजीत हल्दर हैं। अनूप कुमार मिश्रा हैं, ये बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता से हैं। इन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर ये शानदार सा काम किया। तनुश्री दास हैं, स्कॉलर रिसर्चर्स ये सब हैं। इन लोगों ने मिलकर ये काम किया है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या किया है तो हाइड्रोजेल बनाया है इंजेक्टेबल, जो ट्यूमर को टारगेट करेगा और वहाँ पर कंट्रोल्ड वे में जितना हम चाहेंगे उतना ड्रग रिलीज करेगा और उससे ट्यूमर का इलाज संभव हो पाएगा। कैंसर की थेरेपी में बहुत ही शानदार सा ये हमारे लिए बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। आज इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू सो मच आप सभी का। रेगुलर पढ़िए भी। अब मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि पढ़िए भी। अब पढ़ाई नहीं अब छूटना चाहिए, पढ़ाई अब होना ही चाहिए। कुछ भी हो रहा है, आंदोलन वगैरह हो रहा है, सपोर्ट करना है तो फिजिकली कीजिए, जहाँ पर जाके करना है तो कीजिए। पढ़िए लेकिन ज़रूर अब, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पढ़िएगा ज़रूर अब। पढ़ाई को मत अब ख़राब कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।